वेलकम बैक। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज वो फेमस एक्ट। जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज आपके जिंदगी में आ रहा है, वो है जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जिसको पढ़ने की जरूरत है सी लॉ के लिए, जिसको जानना जरूरी है डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, जिसको जानना जरूरी है हर चीज के लिए। आप आईडीटी पढ़ रहे हो, यू नीड दिस। आप डीटी पढ़ रहे हो, यू नीड दिस। वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ विथ एनी लॉ, you need to know about interpretation of what statute। नाम में लिखा है उसके interpretation। do you understand guys? come on। मैं आज आपको वहां ले जाऊंगा, आ जाओ मेरे साथ, मैं कहीं लेके जाऊंगा। बहुत मजा आएगा मुझे। एक चीज बताऊंगा सबसे पहले, चालू होने के पहले, आपने कभी उनके बारे में सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट The Vodafone case? Vodafone कभी तो सुना होगा ऐसे। 11,000 करोड़ के बारे में, कैपिटल गेन के बारे में, उसके ऊपर लेके जाऊंगा बस इस स्लाइड के बाद में। ध्यान से सुनना अभी। ये एक्ट है, देखो भाई, ये एक्ट की किताबें जो होती है वो हर जगह पे अवेलेबल होती है। आज गूगल जैसे रिसोर्स की वजह से और इंटरनेट की वजह से, भगवान की शुक्र से, हर कोई आदमी जो पढ़ सकता है उसको एक्ट की अवेलेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि एक्ट सबके पास में नहीं है, पर फेमस बहुत ही कम लोग हैं। वही लॉयर और वही सीए फेमस हुआ है जिसको इंटरप्रीट करने आया है। ये चैप्टर आपकी एसेट होना चाहिए, ये चैप्टर आपके पॉकेट में होना चाहिए। जो इंसान इससे जीता है उस इंसान की प्रैक्टिस भी आगे जाती है। भारत में ऐसे भी सीए हैं जो 5 लाख रुपए के लिए मोहताज है, और ऐसे भी सीए जो 1 घंटे का 5 लाख चार्ज करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इतना डिफरेंस की ये उनकी बात है जिनको इंटरप्रीट करना आ गया, जिनको लॉ को, देखो भाई, राम जेठमलानी भी प्रैक्टिस करता है, बाकी लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, कपिल सिब्बल भी प्रैक्टिस करता है, बाकी लोग भी करते हैं, चिदंबरम जी करते हैं, सारे लोग। ये अगर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में जाना दिल्ली की, यू विल अंडरस्टैंड इन लोगों की इज्जत के। कपिल सिब्बल जब घुसता है तो सारे लोग सलाम ठोकते हैं उसको। वैसे कपिल सिब्बल मुझे पर्सनली पसंद नहीं है एज अ पॉलिटिकल लीडर, मतलब बड़ा गिलोना टाइप का पॉलिटिकल लीडर है, बट उसके नॉलेज की सराहना करना हो, क्या बोलता है, क्या काम है उसका, उसको देखने के लिए मरते हैं लोग। ये वो इंसान है जिसको इंटरप्रीट करना आता है। राम जेठमलानी जैसे लोग अपने एक हियरिंग के लाखों रुपए लेते, सिर्फ सुनने के लिए। काम करेगा नहीं करेगा बाद में, मैं सुनूंगा, डिसाइड करूंगा तुम्हारे केस लेता कि नहीं लेता। 3 लाख रुपए तो उसके देना पड़ेंगे पहले। मतलब पाजी 3 लाख रुपए काहे के देना है? सिर्फ सुनने के। बे तू सुन, एक भी मत बोल, बोलेंगे तो और लगेंगे। मेरी बात सुन ले, 3 लाख रुपए में ऐसा दिन आना चाहिए तो समझ जाना जिंदगी में आपने सब कुछ अचीव कर लिया, सिर्फ सुनाने के पैसे दे रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के ऊपर बहुत कमांड किया है। लॉ का अवेलेबिलिटी हर लॉयर के पास में, हर कोई आदमी जो भारत में लॉयर है, सीए है, गूगल पे सारी चीजें फोकट में अवेलेबल है। क्लिक करो, एमसी की वेबसाइट से हर कोई चीज अवेलेबल है। बट वही इंसान आगे जाता है जिसको ये चैप्टर आता है। यू शुड नो हाउ टू इंटरप्रीट। जो लॉ मेकर का लॉ लिखते समय जो इंटेंशन था, अगर वो आपको समझ में आ गया तो समझ जाना उस दिन आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। राइट? यू शुड नो हाउ टू इंटरप्रेट। कभी कभी यू हैव टू गो बियॉन्ड वर्ड्स। कभी कभी शब्द लिखे नहीं होते, बट आपको उसके झांक कर देखना पड़ेगा कि आखिर जिस समय लॉ बन रहा था उस समय क्या हालात है, क्या सोच थे। जिस समय आप शब्दों के अंदर पढ़ने लगते हो, यू रीड बिटवीन लाइन्स, यू रीड, यू गो बिहाइंड इट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लॉ मेकर का इंटेंशन। ये बातें जब समझ में आने लगती तो समझ जाना आप एक इंसान ऐसे हो जाते हो जिसको इंटरप्रीट करना आ जाता है। इसलिए हर कोई आदमी इतना पॉपुलर थोड़ी ना है। कितने लॉयर है, आपको लॉयर की जिंदगी देखना है कितनी हलकट होती है। अगर आपको देखना है तो शिवाजी नगर के कोर्ट्स में जाना, या फिर आपको दिल्ली में अंधेरी में, दिल्ली ने मुंबई में अंधेरी में जाओगे एक जगह पे, उस कोर्ट में आई को मेरा, वहां पे मैं रहता था अंधेरी ईस्ट में, वहां पे एक जगह पे वो कोर्ट है। वो कोर्ट में जब मैंने देखा तो मेरी इच्छा मर गई एलएलबी करने से। मैंने कहा इतना भिखारी जैसा भीख मांगना है? आओ साहब आओ, क्या चाहिए? डिवोर्स का चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये धंधा लेके बैठे हो क्या? आओ भाई आओ। ऐसा कोई ऐसा है? अरे लॉयर को इंसान इज्जत से देखता है, इनको देख के इंसान बेइज्जत हो जा रहा है। लॉयर प्रोफेशन से इच्छा उड़ जाएगी आपकी।
आप बोलेंगे किसको भगाओ, घर में लॉयर नहीं बनाऊंगा मैं। ऐसे भीख मांग रहे 50-50 लॉयर, इधर से खड़े उधर से खड़े, कोई भी आदमी नहीं, भैया आओ भैया आओ। अरे ऐसा लग रहा है धंधे वाले लोग खड़े। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोई तरीका है? ये प्रोफेशन के खिलाफ है। आप मुझे बताइए, ये वो सारे लॉयर है जिनको ये चैप्टर नहीं आता। अगर चैप्टर आते तो घर में बैठते और लोग उनके घर जाते। ये ऐसे लोग हैं, तुम पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं, जबरदस्ती मार्केटिंग कर रहे हो। लॉयर का काम क्या मार्केटिंग का काम है क्या? इधर आओ भाई इधर आओ। फिर तुम जिंदगी भर में वही करना, पार्टनरशिप डीड बनाना, डिवोर्स की शीट बनाना, फाइल अप्लाई करेंगे, अरे ये सब काम मत करिए। ये चैप्टर को समझिए। चैप्टर बहुत आगे तक देखो, यहाँ पे लिखा है सब कुछ। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, 3 चीजें होती है दुनिया में। लॉ बनाने वाला पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लॉ बनाते, लॉ मेकर, मेकर मेकर लॉ मेकर। आपकी पीपीटी बुक में है ये। और वर्चुअल लॉ आपको उम्मीद कर रहा हूं आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी अब तक मिल चुका होगा, और नहीं मिला होगा ब्लैक एंड व्हाइट, जो मेरे एडिशनल क्या चल रहा है ये एडिशनल पीपीटी बुक, जो आपके कलर्ड में कवर्ड नहीं, तो मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में भेज रहा हूं। मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं, और आप लोग भी ब्लैक एंड व्हाइट ले लो, मेरे ऑफिस में अवेलेबल है। कौन सा किसका बोला मैंने, किसके बारे में? कॉर्पोरेट के जो ब्लैक एंड व्हाइट जो नहीं कि एडिशनल जो क्लास में होती थी पर आपके पास में नहीं, जो मैंने आपको फेसबुक पर भी अपलोड की थी, तो प्लीज एंश्योर कि आप उसका कॉपी ले रहे हो। हाँ, पर वो ब्लैक एंड व्हाइट में लगा क्योंकि अभी तक कलर मैंने लाया नहीं उसका। आगे है क्या ऐसा कुछ आपके बुक में? कौन सा पेज है बेटा? 25.3। जरा आप सुनेंगे जो मैं कह रहा हूं। देखो सब, लोकसभा, राज्यसभा, जहां पे राहुल गांधी भी बैठा होता है, विरोधी पक्ष नेता, जहां पे लालू जी भी बैठे होते, तो सोच सकते किस टाइप का एक्ट आता होगा। मायावती भी होती है। भारत के वो लोग जो जीते हैं, वो लोग जो जीते मतलब जीते सारे लोग हैं, पर जिनकी रूलिंग पार्टी है, जिनकी नहीं है, वो लोग भी होते हैं, वो लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर। पर ये समझना चाहिए, लॉ मेकर जब लॉ बनाता है, लोगों ने भी उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो बनाया था कुछ और, लोगों ने इंटरप्रेट किया कुछ और। डू यू अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम हो जाती है। ध्यान से देखिए, यहां पे आप सभी को लगता होगा लॉ मेकर यही और इंप्लीमेंट, लॉ वो लोग बनाते हैं, गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट, लॉ एग्जीक्यूट कराते हैं। सर, कम्युनिस्ट एक्ट को किसने एग्जीक्यूट किया है? भारत सरकार ने। भारत सरकार मतलब मोदी जी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब रूलिंग पार्टी। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता हूं जब मतलब गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी की। मतलब कौन? जीती हुई पार्टी, मतलब रूलिंग पार्टी, मतलब मोदी जेटली, मतलब ये लोग। पर सवाल उठ रहा है क्या मोदी जी खुद आएंगे एग्जीक्यूट करने? मतलब आपको लगता है जो लॉ ने कहा आरओसी को सबमिट, लॉ नहीं बोलते, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लॉ कहता है सीजी करेगा, सीजी करेगा, इसलिए मोदी जी ने कहा मैं करूंगा, पर मैं नहीं करूंगा, आई विल डेलीगेट। हमने मिसलेनियस में सब पढ़ा था, अपने पावर डेलीगेट करते हैं लोग, तो इन्होंने अपने पावर को डेलीगेट किया MCA ROC से B। समझ में मैं क्या बोल रहा? ये सारे वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। देखो भाई, इन्होंने बनाया लॉ, इन्होंने इंप्लीमेंट किया लॉ, पर यहां पे तो मोदी है, मोदी तो अकेला ही है। मोदी करेगा मतलब मोदी जी कहेंगे MCA ROC, आ जाओ से भी, आप कर देना लॉ को एग्जीक्यूट। प्रॉब्लम हो जाती है ना तब, कब? जब ये एग्जीक्यूटर कुछ अलग कहता है और आम जनता कुछ उसको अलग इंटरप्रीट कर जाती है। लॉ मेकर का इंटेंशन एक तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मतलब लॉ मेकर का जो बोलने की बात है उसको दो लोग इंटरप्रेट करते हैं, एक गवर्नमेंट और दूसरा इंटरप्रेट करता है आम आदमी। बताओ प्रॉब्लम क्या होती होगी? डिस्प्यूट होता है, तब जाके इनकम टैक्स की नोटिस आती है। आम आदमी बोलते मुझे नोटिस, मैंने तो पूरा इनकम टैक्स पढ़ के वैसा ही इनकम टैक्स का असेसमेंट किया है जैसा इनकी किताब में लिखा था। गवर्नमेंट बोलता नहीं, हमें लगता है कि तुमने गड़बड़ का। आम आदमी बोलता मैंने, वही तो ना। नहीं तो अगर दोनों चीजें, अगर इस लॉ की भाषा इतनी सरल होती तो दुनिया में इतनी केसेस ना होती, ना कि इतने लॉयर ना इतने सी होते। आज
ये जो लिखते हैं और ये और आम जनता जो समझते हैं, उनके अंदर बहुत डिफरेंस हो जाता है। लिखने वाला लिखता कुछ और है, समझने वाला इंटरप्रेट करता कुछ और है। फिर गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आ जाओ, चलो बुलावा। अब बुलावा आता, आदमी डर जाता, मेरे को नोटिस आ गई, नोटिस। फिर आम आदमी बोलते ए मेरे को, हाँ हाँ चल। फिर वो बोलता, गवर्नमेंट बोलता नहीं यू आर रॉन्ग, वो बोलता नहीं नहीं मैं सही हूं। फिर अभी कौन समझाएगा, आप दोनों अड़ जाएंगे। गवर्नमेंट बोलता तू गलत है, ये बोलता नहीं नहीं मैं गलत नहीं, मैं तो सही हूं। अब बताओ, वोडाफोन के केस में यही तो हुआ। वोडाफोन कह रहा था ये कैपिटल गेन मुझे लगना नहीं चाहिए, इनकम टैक्स बोले नहीं लगना चाहिए। अभी लॉ किसने बनाया? ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया, ना वोडाफोन ने बनाया। बनाने वाले इधर बैठे हुए हैं, लॉ मेकर। ये लॉ बना के छोड़ दिए। वोडाफोन कुछ अलग कह रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 11,000 नहीं भाई, 11,000 करोड़। समझता है क्या? 11,000 करोड़ की कीमत समझती है? 11,000 करोड़, अरे 11 करोड़ नहीं मिल रहा सीए को। हम क्या बोल रहे हैं, 11,000 करोड़ मतलब कितना, इट्स अ बिग डील यार, कम ऑन। मतलब एक लॉ ऑफ इंटरप्रीट नहीं करते आए तो अगर मान लो 11,000 करोड़ भारत सरकार का नुकसान हो सकता था। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है वोडाफोन 11,000 करोड़ भरना पड़ेगा, बोलता नहीं भरूंगा मैं। झगड़ा किया दोनों ने, तब जाके तीसरा सामने है, टैन टैन कोर्ट। कोर्ट बोलता है रुको भाई, झगड़ा मत करो, आओ इधर आओ, ए इनकम टैक्स इधर आओ भाई, ए वोडा इधर आ चल। फिर दोनों अपने अपने पक्ष में बातें करेंगे और दोनों का फैसला। ये वो लोग हैं जो लॉ को इंटरप्रीट करेंगे। ये कहते हैं, आपको पता है वो लॉ के मेकर नहीं है, वो लॉ को सिर्फ पढ़ना सिखाते हैं। वो लॉ को इंटरप्रीट करवा के इनका झगड़ा सॉल्व करेंगे, सुलझा देंगे। इन्होंने, इनको आप ये मत समझो इन्होंने लॉ को चेंज भी नहीं करते, लॉ तो यही बना सकते। इन दोनों के झगड़ों में कौन से दोनों, गवर्नमेंट एंड व्हाट, आम आदमी या आम कंपनियां, दोनों बातें अलग अलग करने लग जाते हैं। फिर इनके ऊपर ऑब्जेक्शन होते हैं। फिर ऑब्जेक्शन जो बात है सॉल्व कहां पे होंगे, लॉ इंटरप्रेटर के पास। और आप समझ सकते हो, आप ये आदमी जब इंटरप्रेट देता होगा तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की किताब सामने रखता होगा। मतलब हर आदमी, हर जज को आईओएस पे कमांड लाना बहुत जरूरी है। अगर उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ही नहीं आया तो क्या इंटरप्रेट करेगा? ये लोग तो पहले से आवले, आम आदमी, और ये और जज भी आवला निकला, तो आदमी जाएगा किसके पास में? अरे इसकी तो कैपेबिलिटी होना चाहिए ना, मतलब एटलीस्ट ही शुड नो हाउ टू इंटरप्रीट। आखिर ये लॉ मेकर का इंटेंशन, ये तो दोनों उलझे हुए। कौन? गवर्नमेंट उलझा हुआ है, आम आदमी उलझा हुआ है। अब झगड़े को सॉल्व करने वाला आदमी कौन होशियार होना चाहिए? लॉ इंटर। इसीलिए बोलते लॉ इंटरप्रेटर जो है, ही शुड हैव एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट, मतलब जजेस शुड हैव एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। और कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते पढ़ते कभी कभी आपको लगता नहीं उसको, मतलब ये भी लगता है वो भी लगता है, शब्द इतने सरल नहीं होते। इस चैप्टर पे कमांड आ गया तो समझ जाना कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आए हुए सारे डाउट आज ही के आज खत्म हो जाएंगे। बिकॉज ये चैप्टर समझाता है, क्योंकि हम लोग को क्या आदत पड़ी है, लिटरल मीनिंग। यहां पे लिखा है लिटरल मीनिंग इज वन ऑफ द लॉ। यहां पे बोलते लॉजिकल मीनिंग भी कोई चीज होती है। लॉ में करने कभी कभी लिखा नहीं, पर कभी लिखा नहीं, ये तो चेक करो उसका इंटेंशन क्या था। मैंने आपको पहले भी कहा था 186 में लिखा है लोन्स आर नॉट अलाउड, लोन्स आर नॉट अलाउड। तो लोगों ने लिख दिया एडवांसेस चल जाएंगे। मतलब लोग क्या कर रहे हैं समझ में आया? लोन दे रहे, सपोज फॉर एग्जांपल लोन दे रहा डायरेक्टर को 185 में, लॉ में लिखा है लोन्स आर नॉट अलाउड। तो सीए बोल रहे कोई बात नहीं, लोन का हेडिंग चेंज कर दो, एडवांस दिखा दो। कहां लॉ में लिखा है एडवांसेस अलाउड नहीं? कोर्ट बोलेगा एड़ा मत बनाओ, उसने बेचारे ने गलती हो गई लिखने में, लोन अलाउड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि लोन भी नहीं एडवांस। लोन इंक्लूड्स, अंदर देख उसके नीचे लिखा, लोन के नीचे दिख रहा नहीं, दिख रहा है, देखो उसके अंदर जाए, देखो अंदर पीछे एडवांस लिखा है। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यही तो लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये तो इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट है। हर चीजें लिखना जरूरी नहीं, समटाइम्स यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द सिनेरियो व्हेन ही वाज डेवलपिंग लॉ। आखिर क्या हुआ था जब ये लॉ, आखिर किस वजहों को देखकर, व्हाट वाज द सिचुएशन व्हेन द लॉ वाज क्रिएटेड, डेवलप्ड। तो यही तो होता है, इसलिए इन लोगों की इज्जत है भाई, इनकी इंटरप्रेटर की। इसलिए तो जजेस लॉयर को इतनी इज्जत होती है, जजेस, हाई कोर्ट के जज,
सुप्रीम कोर्ट के जज, आई होप. और ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर द सी लॉ, ओके, इट इज एप्लीकेबल फॉर वॉट एवर लॉज यू आर इंडर. सी लॉ है, इनकम टैक्स है, डीटी, आईडीटी एंड ऑल दैट, सर्विस टैक्स, हर जगह पे ही काम में आएगा. तो ये चैप्टर को आपको दिल से लगा के रखना है. आज तक नहीं, जब भी प्रैक्टिस भी करोगे तो इसकी किताब आपके सामने होना चाहिए. हमारे सिलेबस में काफी कवरेज दिया है. ये चैप्टर आपके पास में हमेशा जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके टेबल पे इसकी किताब होना चाहिए. हर रोज से काम पड़ेगा. एवरी डे यू रीड द लॉ, तो यू शुड नो हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ. सिंपल. ओके, आ जाओ. एक बात पूछू क्या? ना बोलो ना, पूछू क्या? टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट? है क्या बोला? डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट. डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या बोला है आपने? कौन सा पेज नंबर भैया? बहुत आगे गया है. तो चालू कर रहा हूं मैं अभी एक्ट. आपको समझ गया ना एक्ट क्यों है? अब मैं एक एक चालू कर रहा हूं अंदर. क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट. चलो आपके पास सवाल है मेरा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट? आपका समय शुरू होता है. जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए. 125 पे लिखा हुआ है. हाँ जी, समझ में आया? बोलो सर. हाँ. इंस्ट्रूमेंट की वजह से सर राइट या लायबिलिटी क्रिएट होती है. अगर मैंने आपको चेक दिया हाँ जी. तो आपका राइट होगा कि आपको पैसे मिलेंगे और मेरी लायबिलिटी बन जाएगी कि मुझे पैसे देने. और डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी चीज. इंफॉर्मेशन जो देता है. अच्छा. मतलब आपको क्या लगता है कौन सा लीगली बाइंड कर सकता है? इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बड़ा है, डॉक्यूमेंट उसके अंदर ही आता है. ये शायद से पढ़ लो तो आपको और क्लियर हो जाएगा. एक मिनट प्लीज जरा पढ़िए. पाजी थोड़ा पढ़ेंगे. There's a no much drafting skills needed when you write document. Further, it could be unilateral, bilateral, anything. It need not be written in legal language. It can include drawing, pictures, map. ये जो लाओ इधर. ये जो किताब है, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट. इसके ऊपर लीगल थप्पा लगाना जरूरी नहीं है. आप क्लास में गए और आपने कुछ लिखा वहां पे, नोट्स बनाई, सर सॉल्व कर रहे बोर्ड पे आपने लिखा, इट इज ए डॉक्यूमेंट. क्योंकि डॉक्यूमेंट विच कैन बी लीगली बाइंडिंग, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट इज लीगली बाइंडिंग. देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट. यहां पे पाजी तुमने स्टैम्प लगाया इसके ऊपर, कोई फ्रैंकिंग किया? जरूरत भी नहीं है. ये केवल डॉक्यूमेंट है. फॉर एग्जाम्पल पाजी ने लव लेटर लिखा, किसी लड़की को दिया, वो क्या डॉक्यूमेंट है कि इंस्ट्रूमेंट है? इट्स डॉक्यूमेंट. मेरी फीलिंग है, आपने उसको फीलिंग क्या दिया? इमेज ड्रॉ करके दिया. अरे बोलो ना, इट्स अ डॉक्यूमेंट. मतलब सीए फाइनल की जितनी भी क्लास में आप जो भी क्लास में लिखते हो, सब डॉक्यूमेंट है. कोई इंस्ट्रूमेंट लिखता नहीं. इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूं. ये है इंस्ट्रूमेंट. ये मैं लाया था खास, मैं एक बार दिखा देता हूं. ये इंस्ट्रूमेंट है. ऐसा होता है. क्लियर है ना? लीगल भाषा में लिखा है, लॉयर ने ड्राफ्ट किया है, नोटराइज्ड है. ये फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट है मेरा. और ये मैंने ड्राफ्ट नहीं किया इसको. थोड़ा सा ये अपनी रेगुलर भाषा नहीं है. आई रियली मिस यू, आई वेट फॉर यू, ऐसा ही. इट इज नॉट इनफॉर्मल.
इफ यूल ब्रीच दिस कॉन्ट्रैक्ट आई विल नेवर टॉक टू यू। ये इनफॉर्मल नहीं, इट्स वेरी मच लीगली बाइंडिंग। वो मिस यू एंड ऑल दैट वो बेटा वो अलग है, वो डॉक्यूमेंट पे लिख सकते हो, आपका प्यार है मोहब्बत है, ये तो कंप्लीट लीगल भाषा है। अगर नहीं करे तो इसे फलाना सेक्शन में इत्तेत्याक में आपको बजाएंगे, स्यू करेंगे एंड ऑल दैट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स लीगली बाइंडिंग। और इसके आखिरी में भी आप देख सकते हो इस तरह का, मतलब इट्स अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, कम ऑन। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, समझ गया है? दोनों का क्लियर फर्क है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज अननेसेसरी। कहां पे लीगल भाषा है? इंस्ट्रूमेंट में। कहां पे जरूरी नहीं? डॉक्यूमेंट। आप जो लिख रहे हो वो भी क्या है? आपका इमेज चार्ट्स, दैट्स ऑल, ओवर। और इसमें लीगल भाषा आती है, लिखा है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी भी है, ड्राफ्टिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड। इज इट ओके गाइस? समझा क्या नहीं? इसी के साथ में दो कॉन्सेप्ट हमारे हो गए। कौन से हो गए? आप लिख सकते हैं जरा एग्जाम्पल, लिखते रहिएगा सब। हाँ, क्या एग्जाम्पल है बोल रहे नहीं? डॉक्यूमेंट बोलो ना, क्लास नोट्स, चार्ट्स, एसपीसी चार्ट्स, ये डॉक्यूमेंट है। पाजी का लव लेटर, बेटा किसको दिया था पहली बार? चलो कोई बात नहीं। लव लेटर भी तुम मम्मी से लिखवा लो। चलो एनीवेज यार, डॉक्यूमेंट बोल तो समझ में आया और इंस्ट्रूमेंट भी समझ में आया। वहां पे आप लिखोगे क्या? यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लाइबिलिटीज, समझ गए? लिखो ना वहां पे क्या लिखे, क्या रिक्वायर्ड है बोला था यहाँ पे, लिखो ना। स्टैम्प ड्यूटी क्या बोला? पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड। कहां पे पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी? पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट में। नो लीगल लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। कहां पे लिखते हैं आप? लिखिए। चलो भाई, खत्म हो गई क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, इधर देखोगे आप क्या लिखा है, पढ़ोगे। है क्या? नहीं, वोडाफोन जीत गया क्या? जीत गया ऐसा लिख रहा था। अच्छा, पर वो तो जीत गया। पैसे? अच्छा ऐसा, मतलब इन्होंने पैसे कहा है जजेस ने? सुप्रीम, छोड़ो कोई बात नहीं, मतलब बहुत ही सेटिंग का मामला होगा। पर यहां पे हुआ था, हाई कोर्ट ने बोला था तुमको पैसे देना पड़ेंगे, फिर उनको हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे डाउट आया, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया उनके साथ में। पर वॉट एवर इट इज, सोचिए वोडाफोन बहुत बड़ी कंपनी है, 100-200 सीए को लेके बैठा हूंगा, 100-200 लॉयर होंगे, इतनी बड़ी कंपनी में लॉयर्स होंगे ही नहीं, लीगल डिपार्टमेंट होगा। इतने लोग होने के बावजूद भी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम जैसा सीए अगर इंटरप्रिटेशन में इधर उधर कर सकता है ना, ये पहले भी बहुत बोल रहा हूं, ये मैथमेटिक्स नहीं है, 2+2 4 नहीं होते यहां पे। ये आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉ में हर आदमी का अपना, अगर लॉ इतना ही सीधा होता ना बेटा, तो आज सीए की रोजी रोटी और लॉयर की रोजी रोटी नहीं होती है। आज हमारे धंधे चल रहे हैं उनकी वाहियात लैंग्वेज की वजह से, सीधी बात कर रहा हूं। अगर इतना ही सिंपल, तो इनकम टैक्स एक्ट, डॉक्टर क्या आपको लगता है डॉक्टर लोग होशियार नहीं होते क्या? इनकम टैक्स एक्ट का एक्सेस डॉक्टर को नहीं मिलता? पर आज कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, वो भी सीए के पास में आके अपना रिटर्न फाइल करता है। अगर इनकम टैक्स एक्ट तुमको ही दिया, ऐसा किसने बोला सीए के द्वारा ही? वो सिर्फ ऑडिट की बात है। आज इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के लिए कोई आदमी खुद भी भर सकता है, पर आदमी को समझेगा तब ना वो लॉ क्या कह रहा है। इसलिए हम जैसे लोगों को बड़ा करते हैं और समझाते कि तुम लोग दुनिया को बताओ इसको ऐसा इंटरप्रीट करते हैं। इज इट ओके? कभी कभी आपके और आपके बॉस के बीच में भी बहस हो जाती है। आप बोलते हैं ये क्या सर है, ये तो ऐसा लिखा है, बॉस बोलते नहीं नहीं उसको ऐसा करना पड़ता, बिकॉज बॉस ने पिछले कई सालों में देखा होगा उसका ऐसा मतलब, और आप सिर्फ बुक में से पढ़ के बोल रहे हो।
तो समटाइम्स यू ऑलवेज फील, और आपको ये भी गट फीलिंग होता है कि तुम ही सही बोल रहे हो, मेरा बॉस नालायक ही बोलते कि बॉस को आता नहीं। ऐसा नहीं है, इवन ही मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस। वो भले ही शब्दों में नहीं लिखा, आप स्टूडेंट क्या करता है, शब्द को पकड़ के बैठ जाता है। अब बताओ, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा लॉ में लिखा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट शल पनिश, शल मतलब इसका मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट ने, मतलब मोदी जी ने इसको पनिशमेंट देना ही चाहिए। मतलब तुम बाप के बाप हो गए, मतलब तुम मोदी जी को शाल कह रहे हो। यहां पे भले ही शाल लिखा होगा, पर बच्चे को यह समझना चाहिए शब्दों पे मन पागल, उसको मतलब मे हुआ। ये लॉ कहता है एंटर कि कभी कभी शाल को मे और मे, अभी कह दिया दैट पर्सन हैज कमिटेड एन अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, ही मे बी पनिश्ड। मे मर्डर कर रहा हो तुम वहां पे मे लिख रहे, ऐसे समय पे मे भले लिखाऊंगा, इट शुड बी एक्ट एज इफ इट इज अ शल। तो आपको यह समझना, ये एक्ट कह रहा है कि तुम शब्दों को लेकर मत बैठो, शब्दों के अंदर घुस जाओ कि इसके पीछे क्या, एकदम लॉजिकल सोचने का लॉ करते समय, उठपटांग सोचने का नहीं। शब्दों को अगर लेके बैठ गए तो आपका कभी भी प्रैक्टिस नहीं चलेगा। ऐसा अड़ने का नहीं, थोड़ा पीछे जाओ। लॉ मेकर के भगवान नहीं, उसकी गलतियां हुई होंगी ना, कुछ एरर मिस्टेक, कभी कभी क्लेरिकल मिस्टेक हो जाती है, एरर हो सकते हैं लॉ में, कॉमा इधर उधर हो गया, तो आपका, आप उसको लेकर आप समझ जाना उससे गलती हुई है, गो बियॉन्ड दैट। ओके, इसलिए तो कहते हैं जब भी आप नया एक्ट पढ़ते हो, यू शुड रीड पुराना एक्ट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड न्यू एक्ट बेटर। अगर आपको जीएसटी में कमांड लाना है ना, और आप डायरेक्टली जीएसटी पे तो कभी भी आगे नहीं जाओगे। पहले वैट और सर्विस टैक्स को समझना पड़ेगा, उनके फ्लॉ को समझना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड जीएसटी प्रॉपर्ली। अगर जीएसटी में प्रैक्टिस ही करना है तो डोंट डू जीएसटी का प्रैक्टिस बाय रीडिंग जीएसटी ओनली, अनलेस एंड अंटिल यू नो द फ्लॉ, द प्रॉब्लम्स विच वी हैड फेस्ड। कब, जब वैट और सर्विस टैक्स था। तो ये वो कह रहा है